रुक जाइए। आप गलत जगह नहीं आए हैं। दुनिया भर के बकवास में इतना समय वेस्ट करते हैं। 2 मिनट मेरी भी सुन लीजिए। अगर आप इस चैनल में आए हैं तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला, कि आप ऑलरेडी इसके सब्सक्राइबर हैं जिसके चांसेस बहुत कम हैं। और दूसरा, कि आप गलती से यहाँ आ गए। तो अगर आप गलती से यहाँ पे आ गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि जियो पॉलिटिक्स में ये इंडिया का सबसे बेहतरीन चैनल है, गारंटी के साथ। मैं किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूँ और किसी को भी गलत साबित करने को तैयार हूँ। पर जो दूसरा वादा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो अनसब्सक्राइब भी कीजिएगा, 4 गालियाँ अलग से दे के जाइएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये कि आखिर मैं ये सही है, इन दोनों की बात क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे एक टकर कार्लसन है, दूसरा पेजेशकियान है जो कि ईरान का राष्ट्रपति है। इन दोनों की बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका मीडिया जो कुछ बताया ना आपको, वो तो आप कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए और मेरे ख्याल से कचरा का डिब्बा उनसे गंदा हो जाएगा। तो वो आप जाके कहीं बहा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, गंदे पानी में। अच्छा पानी खराब मत कीजिएगा। आपका मीडिया आपको लगातार बेवकूफ़ बनाने के लिए एक जुगत पे लगा हुआ है ताकि आप इतने ढोर हो जाएं कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपको समझ में ही ना आए। और इसी वजह से मेरे जैसे बेवकूफ़ आदमी को ये सब बनाना पड़ता है, क्योंकि यार मेरे पास दूसरे काम धंधे हैं और इससे कुछ पैसा तो आने वाला नहीं है। बट फिर भी कब तक इंसान चुतियापे को सुनता रहेगा और कुछ बोलेगा नहीं, है ना। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे पेजेशकियान जो है वो ईरान के राष्ट्रपति हैं और हाल ही में जो ईरान इजराइल की जो वॉर है उसमें इजराइल की तरफ से जो कुछ आपको सुनना था वो तो आपने सुन लिया है, क्योंकि आपके न्यूज़ चैनल बिके हुए हैं। आपके न्यूज़ चैनल कितने घटिया हैं आपको पता है? वो इतने घटिया हैं कि आपको एक नरसंहार करने वाले के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया है उन्होंने। मुझे लगता है कि आप चैनल बदलने की तैयारी में होंगे, पर आप सुन लीजिए, अगर आप नरसंहार करने वाले के पक्ष में खड़े हुए हैं तो आप गलत हैं। और ये बात आप आज से 10 साल बाद रियलाइज़ करेंगे, पर कुछ जो है वो जल्दी रियलाइज़ कर लेंगे। तो ये चैनल उन्हीं के लिए है जो जल्दी रियलाइज़ कर लें, ठीक है। अब बकवास खत्म करते हैं, मेन मुद्दे पे काम करते हैं। हम यहाँ पे टकर कार्लसन के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आप लिबरल हैं और अमेरिका के लिबरलों को फॉलो करते हैं तो भाई आप भी कम बेवकूफ़ नहीं है यार। कम से कम कंजर्वेटिव लोगों से मैं ये तो उम्मीद कर सकता हूँ कि वो जिन मूल और सिद्धांतों के लिए चलते हैं उन पर थोड़ा बहुत तो उनका विश्वास है। लिबरल्स का विश्वास सिर्फ हीरोज पे होता है। डेमोक्रेट पार्टी बोलती है सूरज पश्चिम से निकलता है तो सूरज पश्चिम से निकलता है, सूरज काला है तो सूरज काला है। अगर आप इस टाइप के हैं ना तो एक्चुअली आप अपने आप को लिबरल जरूर कह रहे हैं, बट हैं आप चूतिए ही। एनीवेज, टकर कार्लसन के बारे में बहुत सी चीज़ें आपने सुनी होंगी कि टकर कार्लसन ऐसा का है, कंजर्वेटिव है, राइट विंगर है, ये और वो। मेरा मानना है कि आप इतने होशियार तो हैं कि अपना दिमाग खुद बना सकते हैं, तो जो भी सुना है आप भूल जाइए। वैसे मेरा भी मानना है कि टकर कार्लसन पहले बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव, राइट विंगर और टुच्ची हरकतें करता था, बट पिछले 5-6 साल से ही हैज़ बीन डूइंग वेरी गुड। बट मेरी बात आपको क्यों माननी है, आप खुद देखिए, खुद समझिए। इस इंटरव्यू के दौरान हम जो है, जो भी दोनों लोग कह रहे हैं उनके बियॉन्ड जाके मैं आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। इसीलिए ये इंटरव्यू सिर्फ 28 मिनट का ज़रूर है, पर शायद लंबा खिंच जाए जब हम बात करें, क्योंकि मैं हर बात को डिटेल में जाके आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। ओके, चलते हैं। Is a pause or seems to be a pause in the war between the United States. शुरू से करते हैं। Mr. President, thank you very much for doing this. There is a pause or seems to be a pause in the war between the United States and Iran. How do you think this will end? How would you like to see it end? ओके, टकर कार्लसन का क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि वो राष्ट्रपति से पूछ रहा है कि अभी ऐसा लग रहा है कि ये वॉर में पॉज आया है, आपको क्या लगता है कि ये पॉज रहेगा या नहीं रहेगा, और ये वॉर कैसे ख़त्म होनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि ये वॉर कैसे ख़त्म होगी और आप कैसे ख़त्म होते देखना चाहते हैं। बट इससे पहले अमेरिकन पर्सपेक्टिव भी समझना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि ईरान और इसराइल की वॉर पॉज हुई है या फिर सीज फायर हो गया है परमानेंट? अगर आप मुझसे माने तो ये डिपेंड करता है इस बात पे कि इजरायली लॉबी कितनी पावरफुल है अमेरिका में, और वो राष्ट्रपति को दोबारा हमले करने के लिए उकसा सकती है या नहीं उकसा सकती है। अगर उकसा सकती है तो ये पॉज जो है बहुत टेम्परेरी पॉज है, और अगर नहीं उकसा सकती है तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता है कि ये वॉर आगे चले, क्योंकि ही डजंट लाइक वॉर्स इन हिज पोर्टफोलियो। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत अच्छा इंसान है, ये बहुत घटिया इंसान है। हर इंसान, मतलब बड़े आदमी का शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-15 आदमी, जब भी मिलना संभल के मिलना। तो इस टाइप की बातें देखिए, अमेरिका जहाँ पे खड़ा हुआ है उसका ईरान के खिलाफ जाने से उसके कोई भी हित नहीं सधते हैं। बट अमेरिका एक ऐसी लॉबी के चक्कर में पड़ा होता है जो लॉबी अपने हितों के लिए अमेरिका के हितों को नीचे रखने को भी तैयार हो जाती है। दैट्स अ इजराइल लॉबी। और मैं इस बात में बुरा नहीं कहता, हमारी भी इंडिया लॉबी अगर अमेरिका के हित को छोड़ के इंडिया के हित
कवर करने लगे तो अच्छी बात है, बट यहाँ इंडियन लॉबी जो है वो इंडिया में आके अमेरिका के पक्ष में कैंपेन करती है, जो अपने बाहर वाले NRI भाई लोग हैं ना। बट इजराइल वाले जो लोग हैं जो बाहर हैं वो दूसरे देशों की लॉबियों को, दूसरे देशों की सरकारों को अपने देश के पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा उल्टा है, इंडिया वाले समझेंगे नहीं, बट है। ठीक, थोड़ा आगे चलते हैं, पेजेश्कियन का जवाब सुनते हैं। पेजेश्कियन जो है फारसी में बोल रहा है। मुझे पता है कि आप में से कई लोग फारसी के काफ़ी सारे शब्द सुन सकते हैं, बट साथ में ट्रांसलेशन भी चल रहा है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। We did not start this war, and we do not want this war to continue in any way. From the very beginning, it was the motto of my administration that I always adhere to, and that was fostering the national unity inside the country, and also fostering peace and tranquility and friendship with the neighboring countries and with the rest of the world. Okay. पेजेश्कियन ने यहाँ बहुत सारी बातें करी, तो हम बकवासों को छोड़ के दो चीज़ों पे ध्यान देते हैं। पहला, पेजेश्कियन ने कहा कि ये वॉर जो है हमने स्टार्ट नहीं की थी, ये वॉर जो है इजराइल ने स्टार्ट की थी। बात सही है, पर इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात बोलता है वो उसके बाद बोलता है, वो ये कहता है कि मेरे एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत से ही हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि हम जो है शांति की बात करें, वार्ता करें, नेगोशिएशन करें, और ये बात बिल्कुल 100% सही है। और यही बेवकूफ़ी है ईरान की। ईरान पे जब बम पड़े ना, उसके 2 दिन पहले तक ईरान बात कर रहा था। पेजेश्कियन, अब आप समझना होगा कि आयतुल्लाह खुमैनी का एक अलग ग्रुप है और एक मॉडर्नाइजर्स लोगों का ग्रुप है, जिनसे कम से कम पिछले 4 में से 3 राष्ट्रपति जो हैं इनके पक्ष के आए हैं। पेजेश्कियन के पहले जो राष्ट्रपति थे वो खुमैनी के पक्ष के थे। उससे पहले जो राष्ट्रपति 2 बार लगातार चुने गए थे वो मॉडरेट थे, और पेजेश्कियन भी वैसे ही मॉडरेट है। तो जब भी मॉडरेट आते हैं वो वेस्ट से बात करना चाहते हैं और नेगोशिएट करना चाहते हैं। जब पिछले बार मॉडरेट थे तो उन्होंने JCPOA और नेगोशिएट किया था, जिसको ट्रंप ने बाद में ख़त्म कर दिया, है ना। अब एक बात और आपको समझनी चाहिए कि आपको जो इंडियन मीडिया या फिर इंडियन मीडिया, क्योंकि अमेरिकन मीडिया का पिछवाड़ा चाटता है तो उनकी टट्टी से जो निकलता है वो आपको बताता है, तो वो ये बताएगा कि एक्चुअली वहाँ खुमैनी की चलती है। नहीं दोस्त, खुमैनी एक्चुअली पिछले 15-20 दिनों में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है ईरान के अंदर भी, बट ईरान में 2 गुट बकायदा लगभग बराबर पावर के हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो पेजेश्कियन जैसे मॉडरेट लोग जो हैं इनके पक्ष में ज़्यादा लोग हैं। इसलिए पिछले 4 में से 3 राष्ट्रपति पद के चुनाव पेजेश्कियन और उनके ग्रुप ने जीते हैं, ना कि आयतुल्लाह खुमैनी और उनके ग्रुप ने। इसीलिए यहाँ पे जो आपको बताई जाती है ना कि भाई आयतुल्लाह खुमैनी जो है वो सुप्रीम लीडर है, नहीं, मोस्टली पेजेश्कियन की ही चलती है। जैसे कि अपने यहाँ राष्ट्रपति है पर चलती प्रधानमंत्री की है, ठीक वैसे ही। देखिए, पेजेश्कियन को कई लोगों ने मना किया कि अमेरिका पे भरोसा ना किया जाए, भरोसा ना किया जाए, बट अमेरिका में वो भरोसा कैसे नहीं करते, क्योंकि जवाद ज़रीफ जो है, जो कि उसका उपराष्ट्रपति है, वो पिछले बार अमेरिका से एक्चुअली सफल नेगोशिएशन कर चुका है। इस चक्कर में पेजेश्कियन ने लगातार अमेरिका से बात करते रहा, और शायद इस चक्कर में उसकी आर्मी की जो तैयारी थी वो थोड़ी बहुत पीछे छूट गई। इसलिए शुरुआती दौर में इजराइल के जो हमले हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा सफल दिखाई दिए, बट जब ईरान संभला तो इजराइल को दिक्कत हुई, ठीक है ना। तो ये जो डिले इन रिटेलिएशन वाली बात है ना, ये इसके लिए भी अगर किसी को आपको जिम्मेदार मानना है तो आप पेजेश्कियन जैसे लोगों को मान सकते हैं जो कि मॉडरेट हैं। और एक्चुअली मुझे आप पूछेंगे मैं किसके पक्ष में रहूँगा, तो मैं तो हमेशा पेजेश्कियन जैसे लोगों के पक्ष में रहूँगा। बट भय बिन प्रीत नहीं होती दोस्त, डंडे का डर दिखाए बिना मोहब्बत होती नहीं दुनिया में। ओके, आगे चलते हैं। इंटरव्यू 30 सेकंड का हुआ है शायद। The American President Donald Trump has said that the United States bombed your enrichment facilities because the government of Iran refused to give up its nuclear program, and that there can be no peace until Iran does give up that nuclear program. Would you be willing to give up the nuclear program? Okay. इस सवाल का जवाब दे। अमेरिका से सवाल आपको समझ में आ गया है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर गिव अप नहीं करेगा तो अमेरिका जो है वो हमला करता रहेगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, अमेरिका का कहना है, और आपकी मीडिया ने भी लगभग यही बताया होगा आपको, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा वो आपको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, परमानेंट बेवकूफ़। एनीवेज, मैं आपको ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। ईरान का क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हर देश का होता है। क्या न्यूक्लियर बॉम्ब वाला प्रोग्राम है, एटॉमिक बॉम्ब वाला प्रोग्राम है ईरान का? नहीं है, बट उसमें भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बिजली के लिए है, और मेडिकल यूज़ में जो न्यूक्लियर वेस्ट आता है उसके लिए, सॉरी, मेडिकल यूज़ में न्यूक्लियर वेस्ट नहीं आता, न्यूक्लियर रॉ मटेरियल जो आता है उसके लिए है।
उसके लिए यूरेनियम को इनरिच करना पड़ता है, ठीक है ना। जो प्योर यूरेनियम है वो किसी भी चीज़ के काम नहीं आता है, यूरेनियम को आपको इनरिच करना पड़ेगा, तभी वो बिजली पैदा कर सकता है और तभी वो कीमोथेरेपी जैसी जगहों पे भी काम आ सकता है। वैसे इंडिया में हम काफ़ी ज़्यादा थोरियम का उपयोग करते हैं क्योंकि हमारे पास थोरियम बहुत ज़्यादा है, बट स्टेट ऑफ द आर्ट जो सबसे बेहतरीन फ्यूल जो होता है ना न्यूक्लियर रिएक्टर में, वो यूरेनियम होता है, ना कि थोरियम। थोरियम से भी काम चला सकते हैं, इंडिया वाले चलाते ही हैं, बट यूरेनियम अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। तो क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम है? बिल्कुल है। क्या एटॉमिक बम वाला न्यूक्लियर प्रोग्राम है? नहीं है। कारण आयतुल्लाह खोमैनी का फतवा है न्यूक्लियर बम के खिलाफ, ठीक है। जब तक वो फतवा नहीं हटता तो ईरान नहीं करेगा, क्योंकि आपको बताया ना कि ईरान बहुत धार्मिक देश है। हाँ, सच बात है कि ईरान बहुत धार्मिक देश है, इसीलिए वो करेगा ना। बाय द वे, ईरान जो मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे पढ़ा लिखा देश भी है, ठीक है ना, इसीलिए वहाँ पे उनका खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। आखिर क्यों नहीं है सऊदी अरेबिया में, सीरिया में, इराक में, लीबिया में तो खैर आपने बर्बादी कर दिया मुल्क को, जॉर्डन में, ओमान में, इवन टर्की में क्यों नहीं है उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम? क्योंकि ईरान के लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं। काफ़ी पढ़े लिखे अभी से नहीं है, पिछले 900 सालों से है ना। और बाकायदा आप लोग भी आर्यन अगर अपने आप को मानते हैं तो आप भी ईरानियन ही है, ठीक है ना। एनीवेज, मैं भटक गया कि नहीं। हाँ, अब एक बात जो मेरे को आपको बतानी है वो बहुत हल्का सा पॉइंट है, अब समझिए। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एटॉमिक बम वाला न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है, बट उनका यूरेनियम जो है वो लगभग 60% तक इनरिच है, ठीक है। यानी कि कम से कम 30% और इनरिच अगर हो जाएगा ना तो उस यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जा सकता है, समझे आप। यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम परमाणु बम बनाने के लिए नहीं है, बट अगर यूरेनियम 60% से 30% और बढ़ा दिया जाए, इनरिच और किया जाए, थोड़ा समय और दिया जाए, सेंट्रीफ्यूजेस और लगाए जाए, तो उस यूरेनियम का उपयोग एटॉमिक बम बनाने में किया जा सकता है। अब अमेरिका यही कह के ईरान पे हमला करता है, और सच ये है कि अमेरिका के ईरान पे हमले से परमाणु उसका कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कुछ बर्बाद नहीं किया है, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान को जितना नुकसान हुआ वो 15, 20, 25 महीनों में वो पूरा कर लेंगे वापस से, राइट। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे कि आपने बोले आप कुछ खा रहे थे, आपको बीच में किसी ने रोक दिया, तो सामने वाले को लगा कि आप दोबारा दुनिया में खा नहीं पाएंगे ज़िंदगी में। नहीं, आप जब सामने वाला जाएगा आप वापस से खाना चालू कर देंगे। सो पॉज आया है, नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो आखिर कारण क्या था? कारण बहुत सिंपल सा था कि इसराइल ने पुश किया अमेरिका को ईरान पे वॉर के लिए, और इसराइल अगर पुश करता है तो अमेरिका को करना पड़ता है। अब इसराइल क्यों पुश करता है? इसका बहुत सिंपल सा कारण है कि इसराइल किसी भी ऐसे देश को ताकतवर होते हुए नहीं देख सकता जब तक कि वो किसी भी ऐसे देश को ताकतवर होते हुए नहीं दे सकता जो उसको भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता। और ईरान तो भविष्य छोड़िए, आज नुकसान पहुंचाने की स्थिति में। वैसे मैं आपको बता दूं, कुछ चूतिया आपको बताएंगे नहीं, पर सच बात यह है कि जब इराक बहुत बड़ा खतरा लगता था ना इसराइल को, तब ईरान को बाकायदा हथियार प्रोवाइड किए थे। इसराइल ने बाकायदा हथियार प्रोवाइड किए थे। जो 10 साल की वॉर चली है उसमें काफ़ी सालों तक लगातार इसराइल ने ईरान को हथियार प्रोवाइड किए हैं। ईरान कभी यह बात नहीं मानता, इसराइल कभी यह बात नहीं मानता, बट जब CIA के जो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट उनसे साफ पता चलता है कि ईरान को वेपन सप्लाई कर रहा था इसराइल, जब सद्दाम हुसैन से वॉर चल रही थी। पता है क्यों? क्योंकि उस समय इसराइल को लग रहा था कि सद्दाम हुसैन बड़ा विलेन है, इसलिए पहले उसको नुकसान पहुंचाया जाए। अब उसको लगता है कि ईरान बड़ा विलेन है, इसलिए अब उसको नुकसान पहुंचाने की बारी है, ठीक है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, जवाब सुन लेते हैं। In exchange for peace. I would like to tell you what has happened, and it was Netanyahu since 1984 has created this false mentality that Iran seeks a nuclear bomb, and it has insinuated. ठीक है, मैं सुन लेता हूँ, बट ये प्योर बकवास है जो पहले से हमको पता है कि राष्ट्रपति का कहना है कि भाई हम नहीं कर रहे न्यूक्लियर बॉम्ब, हम नहीं बना रहे, पर इसराइल हमेशा कहता रहता है ऐसा, ठीक है। और सच बात भी है, बना नहीं रहे हैं इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बना नहीं सकते हैं, राइट। कैपेबिलिटीज हैं बट यूज नहीं कर रहे हैं। That Iran is trying to develop a nuclear bomb in the past, and it has put it in the minds. उसने बोला कि पूरी दुनिया भर के दिमाग में यही पहुंचा दिया कि हम न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, आपके दिमाग में भी वही पहुंचा दिया है, क्योंकि प्रोपेगेंडा ऐसे ही काम करता है। प्रोपेगेंडा पता है आपको कब टूटता है? जब आप सवाल पूछें। अरे यार, जब 30-40 साल से ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अभी तक बनाया क्यों नहीं? क्या वो केपेबल नहीं है? बिल्कुल केपेबल है। अगर 60% इनरिच कर सकते हैं ना, तो क्या 60% से 95% इनरिच करने में कोई
मेथड बदल नहीं जाती है, सेम मेथड से इनरिच करते रहते हैं। अगर आपका दूध 70 डिग्री पे गर्म हो सकता है ना, तो गर्म करते रहोगे तो 100 डिग्री भी पहुंचेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि वो केपेबल है बट करते नहीं है क्योंकि उनके आयतुल्लाह की फतवे के वो खिलाफ है। हाँ, अगर आयतुल्लाह वो फतवे को वापस लेते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। Of every US president since then, and to make them believe that we would like to have a nuclear bomb. But the truth is that we have never been after developing a nuclear bomb, not in the past, not presently, or in the future. वो बोल रहा है कि हम पहले भी बम नहीं बना रहे थे, ना अभी बना रहे हैं, ना आगे बनाएंगे। याद है, इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स। बम नहीं बना रहे हैं पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता रहेगा, और क्यों ना चले। न्यूक्लियर प्रोग्राम के बिना कौन सा थोड़ा बहुत भी विकासशील देश है जिसके पास अपना न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है? कौन सा देश है? आखिर ऐसा क्यों है कि इजराइल के पास परमाणु बम हो सकता है बट किसी और के पास नहीं हो सकता? बाकी सब लोग परमाणु से बिजली बना सकते हैं इंक्लूडिंग इंडिया, बट ईरान नहीं बना सकता। ये दोगलापन क्यों? ये मत कहना कि ईरान में, आपके लोगों ने सिखाया कि ईरान में फंडामेंटलिस्ट हैं ये और वो। नहीं, ईरान पिछले 500 साल के इतिहास में कभी किसी दूसरे देश पे हमला नहीं किया है। अगर किया है तो मेरे को बताना, ठीक है ना, कमेंट में लिख के। एक काम करना, कमेंट में लिख के बताना, फिर मैं आपको अपना फ़ोन नंबर दूंगा, फिर मेरे को फ़ोन करना और हम वो उसको रिकॉर्ड करके चैनल में डालेंगे। क्योंकि कमेंट में लिख के कोई भी भाग जाता है और फिर मैं जवाब दे नहीं सकता अच्छे से, है ना, डिटेल में। तो ऐसा भी करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Because this is wrong, and this is in contrast to the religious decree or the fatwa, वो ये बोल रहा है कि फतवे के खिलाफ, इसलिए हम ऐसा करेंगे ही नहीं, which has been issued by His Eminence, the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, that so it is religiously forbidden for us to go after a nuclear bomb. And this was always corroborated thanks to our cooperation with IAEA, because they were एक सेकेंड और, मैं आपको शायद बताया नहीं, एक्चुअली ईरान जो है पिछले 17 सालों से IAEA के साथ कोऑपरेशन कर रहा। पता है आपको क्या मतलब है इसका? IAEA के लोग कभी भी ईरान के किसी भी न्यूक्लियर साइट पर जा सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, ईरानियों से सवाल पूछ सकते हैं और उनको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। यही नहीं, हर न्यूक्लियर साइट पे हर कमरे में कैमरे लगे हुए हैं जिनको IAEA के लोग जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी IAEA, राइट, इनके लोग जो है वो ईरान को देख सकते हैं। इसीलिए ईरान बम नहीं बना रहा है, ये ईरान नहीं कहता है, ईरान तो कहता ही है। IAEA जो इंटरनेशनल बॉडी है जिसमें ईरान का एक भी आदमी नहीं है, वो भी ये कहता है कि ईरान के लोग बम नहीं बना रहे हैं, है ना। ईरान भी कहता है बम नहीं बना रहे हैं, अनबायस्ड बॉडी भी कहती है बम नहीं बना रहे हैं। हाँ, IAEA ने एक हरामखोरी की कि जिस दिन ये लोग वॉर किए ना, उसके एक दिन पहले बोले कि हाँ बम बना सकते हैं, और फिर जब ये वॉर हो गई ना 12 दिन की, उसके बाद IAEA वाला आता बोलता नहीं वो गलती हो गई थी हमसे, वो नहीं बना रहे। क्योंकि उसको जवाब देना पड़ता ना कि अगर बना रहे हैं तो बताओ कैसे बना रहे हैं। तो उसने बोला नहीं, तब गलती हुई थी, नहीं बना रहे। क्योंकि नहीं बनाने के तो सबूत है, बनाने के कोई सबूत नहीं है। अगर बना रहे होते ना, पता होता है। मतलब अभी मैं रिसेंटली एक किताब पढ़ रहा हूँ जो इंडिया के 1974 के बम धमाके जो हमने किए थे ना, बम धमाके नहीं बोलना चाहिए, एटॉमिक ब्लास्ट जो किए थे हमने, न्यूक्लियर टेस्ट, उनके बारे में है। तो ऐसा है कि सारे देशों को पता होता है कि दूसरे देश में क्या हो रहा है। ये होता है कि उस देश की विल पे, उस देश में कितनी हिम्मत होती है, ठीक है ना। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। always there that to verify this and to substantiate. उसने बोला कि IAEA जो है वो वेरीफाई किया है, हमेशा से वेरीफाई कर रहा है। अगर आपको हमको भी विश्वास नहीं है तो IAEA पे विश्वास करो, वो तो तुम्हारी है। That we have never. So you have, according to news reports, withdrawn your cooperation from IAEA. अब वो बोल रहा है कि IAEA से तुमने अपना जो कॉपरेशन है वो विड्रॉ कर लिया। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। दो चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले 17 साल से IAEA से कॉपरेट कर रहे हैं वो लोग, बट अभी उन्होंने हटा दिया है। कारण मैं ना आपको बताऊंगा कि आपकी मीडिया कितनी हरामी है, वो आपको क्या बताती है। मैं भरा बैठा हूँ इसलिए समझाता हूँ आपको। देखिए, आपका मीडिया बताया है कि ईरान पे हमले किए इजराइल ने, बहुत सोफिस्टिकेटेड हमले थे, सारे के सारे इन लोगों को मार दिया, उन लोगों को मार दिया, साइंटिस्ट मारे गए और जनरल मारे गए। मैं इससे जोड़ूंगा बाद में आके, है ना। जो IAEA से उनने क्यों आखिर बोला कि भैया अब IAEA ईरान में मत आना, क्यों? कि जब इजराइल ने हमले किए ना तो उन्होंने 17-18 बड़े जनरल मारे ईरान के, टॉप के। इसके अलावा 25 से ज़्यादा साइंटिस्ट मारे। अब आप कहेंगे कि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड हमला है। नहीं, मान लीजिए कि एक बिल्डिंग में, किसी शहर की एक बिल्डिंग में एक जनरल रहता है, और वो कहाँ रहता है ये सबको पता होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडियन आर्मी के जनरल कहाँ रहते हैं, आप भी जाएंगे दिल्ली में तो पता चल जाएगा आपको कहाँ पे रहते हैं।
राइट, कौन सा साइंटिस्ट कहाँ जाता है, आप मोहल्ले में जाके पता कर सकते हो भाई कहाँ रहते हैं ये काका, वो बता देगा कि कहाँ पे रहते हैं। तो जहाँ जहाँ साइंटिस्ट रहते थे, जहाँ जहाँ जनरल थे, इन्होंने उस बिल्डिंग में हमले किए। एक आदमी को मारने के लिए इन्होंने 60 लोग मारे। एक बिल्डिंग में 27 बच्चे मारे गए। आपको तो पता है शहर की जो मल्टी स्टोरी होती है उसमें काफ़ी सारे लोग रहते हैं। इन्होंने एक आदमी को मारने के लिए वो बच्चों मतलब पूरा का पूरा बिल्डिंग को गिरा दिया। इसको सोफेस्टिकेटेड हमला नहीं कहते हैं। एक्चुअल हमले ना सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक आप समझ रहे हैं, जिसको मारने जा रहे हैं ना उसी को मारते हैं, उसके बाजू वाले तक को हाथ नहीं लगाते। ये कोई सोफेस्टिकेटेड हमले नहीं थे, ये टेररिस्ट अटैक थे। ठीक है, तो अब सवाल ये उठा कि इन साइंटिस्टों के बारे में जानकारी कैसे पता चली। खैर ये तो पता किया सकता है कि भाई ये साइंटिस्ट कहाँ रहता है, राइट। दुनिया भर के अगर आप उनके हैक करेंगे, उनका आधार कार्ड हैक करेंगे तो सबका एड्रेस मिल जाएगा। जैसे अपना कभी हैक कर लिए तो मिल जाएगा, तो ये तो पता चल जाएगा कि ये आदमी कहाँ रहता है। बट ये आदमी न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, ये कैसे पता चलेगा। ईरान का कहना है कि इजराइल को ये आदमी न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं या नहीं है, ये IAEA की टीम ने बताया। यानी कि IAEA की टीम इजराइल के जासूसों की तरह काम कर रही थी। इस वजह से उन्होंने अपना समर्थन जो है वो IAEA से वापस ले लिया, बोला कि अब आप हमारे प्रोग्राम को नहीं देखेंगे। ठीक है, the International Nuclear Regulatory Agency, and so there's, I suppose, no way for the rest of the world to know how much uranium you're enriching and to what extent, to what percentage it's being enriched. And so is there any way to verify, and would you be willing to allow other nations to verify that you... इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो आई से आएगा। you are not building nuclear weapons? Mr. Carson, sir, I would like to draw your attention to the fact that we were right in the middle of holding talks with the United States. And the President of the United States invited us to hold such talks in order to have peace. And we were told... ये जो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, वो दुनिया भर की बातें करेगा आपसे कि भाई अमेरिका से हम बात कर रहे थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने मुझसे कहा कि भाई जब तक हम बात कर रहे हैं इजराइल हमला नहीं करेगा, इसलिए हम हमले की उम्मीद नहीं कर रहे थे। फिर हमको पता चला कि हमारे साइंटिस्ट मारे गए हैं, तो हमको पता चला कि IAEA ने वो खबरें लीक की। During the process of these negotiations and talks, that as long as we don't give the permission to Israel, they are not going to attack you. And we were going to have the next round of the talks very soon. But in the middle of it, suddenly Israel torpedoed. यार कोशिश करना कि शेयर करो, ये मेरे ख्याल से 3-4 घंटे लगेंगे इस वीडियो को बनाने में। टेंशन मत लो, आपको इतना लंबा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से आप 40-50 मिनट में निपट जाओगे। The negotiating table. We were sitting at the negotiating table when it happened. And by doing this... आपको पता है हरामखोरी की हद क्या है? वो लोग जो अमेरिका से निगोशिएट कर रहे थे ना, इस हमले में वो लोग भी मारे गए। आपको पता है हजारों साल से क्या चीज़ मानी गई है कि आप मैसेंजर को नहीं मारते। मैसेंजर को मारना है, नेगोशिएट करने वाले को मारना बहुत ही घटिया माना जाता है। ये ठीक वैसे ही होगा कि इंडिया गुस्सा हो गया पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान एम्बेसी के लोग निकाल के मार दिया हमने। ये घटिया लोगों की हरकतें होती है, ये बड़े लोगों की हरकतें नहीं होती। They totally ruined and destroyed diplomacy. But in order to answer your question with regards to... मैं ना वहीं पे इंटरजेक्ट करूंगा मुझे जहां लगेगा कि मैं कुछ ऐड कर सकता हूं चीज़ों पे, ठीक है। The surveillance or the supervision over our nuclear program, I would like to say that we are ready to hold talks over it. We have never been the party that has run away from verification. We stand ready to ओके वो कह रहा है कि हम ऐसे लोग हैं ही नहीं जो वेरिफिकेशन से रन अवे करें, यानी कि हम बम नहीं बना रहे हैं, इसको वेरीफाई अगर आपको करना है तो इस पर बात हो सकती है, बट फिलहाल वो IAEA पे विश्वास नहीं करते हैं, ये वो कहना चाह रहे हैं। Have these supervisions, but unfortunately, as a result of the United States unlawful attacks against our nuclear centers and installations, many of the pieces of equipment and the facilities there have been severely damaged. Therefore, we don't have any access to them. We cannot see, and unless this access is going to be back there again, we have to wait for it and to see what happens and how much they have been damaged so that we can go for the supervision. There have been news reports
that you believe, your government believes, that the IAEA was spying on the government of Iran and passing information to Israel. Do you believe that? ओके ये तो सीधा सीधा सवाल ही कर रहा है टक्कर कि तुमको क्या लगता है आईएए जो है वो इन्फॉर्मेशन पास कर रहा था इसराइल को? And if so, do you have evidence that that's true, that the world could see? I would like to tell you that we were, yes, somehow pessimistic about the activities of the IAEA because somehow we realized that Israel could get information from the inspections which were carried out by the IAEA, but it never prevented the IAEA from carrying out their activities inside Iran, and they had full access to supervise and to have surveillance over our nuclear facilities. But there was this lack of trust as the result of the last report by IAEA. The type of the report and the way they prepared the report somehow gave an excuse to the Israeli regime and prepared the ground for their unlawful and unauthorized attack against our nuclear facilities. And even after that, the IAEA failed to condemn these attacks. इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईएईए जो है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अगर कोई भी जरा सी भी गड़बड़ कर रहा होता ना, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ काफ़ी सारे बकचोदी की हैं आईएईए ने पहले, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो जरा सा भी कोई न्यूक्लियर तरीका न्यूक्लियर रिएक्टर्स को सही से नहीं कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो आईएईए बहुत ज़्यादा ना बकवास करता है, बहुत ज़्यादा दबाव डालता है उन पे और उनको कंडेम करता है। यहाँ पे लोगों की ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर पे बम मार दिए गए और इसको कंडेम तक नहीं किया है आईएईए ने, तो पता चलता है कि इंटरनेशनल एजेंसीज किसके पक्ष में है। Or try to anyway to stop them, and this ran counter to the international law, and this resulted in a widespread. Exactly, वो गलत नहीं बोल रहे हो, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है किसी भी देश के अंदर अनप्रोवोक्ड हमला करना। ईरान ने किसी पे हमला नहीं किया, ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है ना, ये इलीगल स्ट्राइक है। Lack of trust among the Iranians, Iranian legislators, and the public opinion here. You've suggested that you were anxious to resolve your conflicts with the United States through diplomacy and that was derailed by war. Would you be willing to restart diplomacy? And could you tell us in general but precise terms? Okay. सवाल ये पूछ रहा है वो कि अभी आपको क्या लगता है कि आप फिर से डिप्लोमेसी स्टार्ट करेंगे, अमेरिका से बात करेंगे? तो मेरे ख्याल से इसका जवाब उसका हाँ ही होगा, क्योंकि पेजेश्कियान और जवाद ज़रीफ इसी वादे पे आए हैं कि वो अमेरिका से बात करेंगे और निगोशिएट करके जो ईरान पे रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं उनको हटवाएंगे। वो इसी वादे पे आए हैं। The kind of deal you would be willing to accept? من تصور میکنم You see, I am of the belief that we could very much easily resolve our differences and. देखो, एक तरफ वो लोग हैं जो बिना किसी बात के दूसरे देशों पे हमला करते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके हजारों लोग मारे गए हैं अभी 12 दिन में, बड़े बड़े साइंटिस्ट मारे गए हैं, बड़े बड़े जनरल मारे गए हैं, वो फिर भी बोलते हैं कि हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनका खून नहीं खौलता है, ऐसा नहीं है कि उनमें इंसानी भावनाएं नहीं है, बट ये है कि आपको अपना गुस्सा दबाना पड़ता है और वही बात करनी पड़ती है जो आपके देश के लिए, देश के बच्चों के लिए, देश के भविष्य के लिए ज़्यादा अच्छी हैं। आप फोकट के अपने ब्रवाडो के लिए, यानी कि अपने आप को बड़ा हीरो बताने के लिए अपने देश के लोगों की जान खतरे में नहीं डालता है। इसीलिए ईरान वाले बोल रहे हैं कि हम बात करेंगे। देखिए, बातचीत किसी भी देश से करने के ना, चाहे वो हिटलर हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे तालिबान हो, मैं हमेशा बातचीत के पक्ष में होता हूँ। पता कारण क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, आप सामने वाले से बात करेंगे ना तो हो सकता है कि सब मुद्दे का सॉल्यूशन निकल जाए, या हो सकता है कि मुद्दे का सॉल्यूशन ना निकले, बट अगर नहीं करेंगे ना तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ये तो गारंटी। Conflicts with the United States through dialogue and talks, and the international law could serve as the framework or the basis for a deal in which the rights of all nations, Iranian nation, would be respected. But unfortunately, it was Netanyahu that destroyed these diplomacy and these efforts, diplomatic. हम तो बातचीत कर रहे थे,
बट नेतन्याहू ने सब कुछ खत्म कर दिया, बट फिर भी हम बात करने को तैयार हैं। efforts. We have always, we never wanted anything beyond the respect for our rights, rightful rights, enshrined. वो बोलता है हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको वही चाहिए जो हमारे अधिकार हैं, और कुछ नहीं चाहिए। आप इन लोगों के खिलाफ हैं, और जो दूसरे के लोगों को हमला करते हैं, बच्चों को मारते हैं, औरतों को मारते हैं, और बच्चों के खाने में जहर मिलाते हैं, उन लोगों के पक्ष में हैं आप। सोचिए आप कहाँ पे हैं। In international law, but as I said, it was Netanyahu that wanted, that brought. और हाँ, मुझे लगता है कि मैंने जो बोला उससे आप में से कई लोगों की भावनाएं हर्ट हो गई होंगी। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता दोस्त, आपकी भावनाएं सही हैं कि नहीं है ना। भावनाओं का ख्याल रखने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ। मुझे लग रहा था कि कोई चैनल वाला सच नहीं बताता, इसलिए मैं थोड़ा सच बताना चाहता हूँ। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं। Unrest to our region, and it's fomenting unrest and tensions in the region. As I have always said, we have always been after peace. It has been my motto. It has been my belief. It has been my heartfelt opinion that we need to live in peace and harmony during this short and limited time granted to us by God Almighty, to live in peace and tranquility with everybody, and everybody in the world should live like that. But I would also like, on the other hand, to reiterate that our people are capable enough to defend themselves in self-defense. पता है आपको अभी क्या हुआ? इजराइल ना सीरिया पे हमला कर रहा था, जहां उसका जवाब देने के लिए कोई नहीं था। हिजबुल्लाह को एकदम बर्बाद कर दिया, इसलिए लेबनान पे भी जब वो हमला करता तो उसको जवाब देने के लिए कोई नहीं होता। तो बुली होता ना, मोहल्ले का गुंडा, इस टाइप की हरकतें। आप लीबिया पे हमला कर रहे हो, वहाँ जवाब देने के लिए कोई नहीं है। आप जॉर्डन को तो आपने बिल्कुल कुत्ता बना के रख दिया है अपना। और फिर कितनी सी जगह है, इंदौर के बराबर का शहर है गाज़ा, वहाँ पे आप लगातार हमले कर रहे हैं 2 साल से, आपको कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो क्या होता है, गुंडे को लगता है कि वो बहुत बड़ा है। पर जब इसराइल पर ईरान पे हमला किया और जब ईरान ने जवाब दिया ना, तो उसकी वैसी ही हालत हो गई जैसे कि गुंडे की होती है। कोई आदमी जब उसके सामने खड़ा हुआ होता है और उसको झापड़ मार देता है ना, तो अपने डैडी के पास जाता है। यहाँ पे डैडी अमेरिका है कि भाई आप कुछ करके दिखाइए। क्या ईरान ने कोई गलती नहीं की? मेरे ख्याल से ईरान की सबसे बड़ी गलती है। ईरान अगर परमाणु बम को अपने धार्मिक होने के चक्कर में आपने अपने देश को इतना वनरेबल बना दिया। अगर आप केपेबल हैं परमाणु बम बनाने के, तो आपको बम बना लेना चाहिए था। आज नॉर्थ कोरिया से बकचोदी नहीं करता है अमेरिका, पता है क्यों? अमेरिका के नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु बम है। इंडिया पे ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकता है नॉर्थ को अमेरिका, राइट? पाकिस्तान में कितनी बातें बोलें और पाकिस्तान में जाके वो अच्छे से बात करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि परमाणु बम है उनके पास। यहाँ ताकत की इज्जत होती है। ये बात ऐसा नहीं, मतलब आप मेरे उस समय समझिए कि ईरान की कोई गलती नहीं, ईरान की गलती है एक धार्मिक उसके फतवे के चक्कर में आप अपने देश को आप दिक्कत में डाल दिए, ठीक है ना? अब इस पे दूसरे साइड के लोग भड़क जाएंगे, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि भाई आपकी भावना को भी मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो सच है वो सच है। Defense during any kind of attack, and I believe that the United States president can very well guide the region and the world to peace and tranquility. Okay. अब पेजेशियन एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियनों में ना एक हरामीपन का बीज होता है जो सही चीज़ के लिए भी उपयोग में आ सकता है। और वो ये कि पॉलिटिशियन समझते हैं कि किसको क्या चाहिए और उसको वही देने की कोशिश करता है। जिससे वादे से काम चलता है उसका वादा दे देते हैं उसको। जिसका थोड़े बहुत काम से काम चलता है काम दे देते हैं उसको, है ना? तो पेजेशियन को और ईरान के लोगों को पता है कि ट्रंप को अपनी तारीफ बहुत पसंद है ना? चापलूस लोग बहुत पसंद है ट्रंप को। तो उन्होंने बोला कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, अमेरिका प्रेसिडेंट, जो ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बहुत केपेबल है। अगर वो चाहेंगे तो इस पूरे रीजन में शांति हो सकती है। तो वो उसको पता है कि टकर कार्लसन का इंटरव्यू है तो डोनाल्ड ट्रंप जरूर देखेगा इसको। तो इनडायरेक्टली ही इज ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज टू डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली। Or on the other hand, to lead it to forever wars. अगर बातचीत नहीं करना है तो फिर फॉरएवर वॉर्स जो कभी खत्म नहीं होते उन पे बात भी उन पे आप जा सकते हैं। Do you have plans to re-enter negotiations with the United States, with envoy Steve Witkoff or anyone else? And if not, what do you think will happen? ما مشکلی برای مذاکره نداریم. We see no problem in re-entering the negotiations. But before that, I have to remind you that because of the atrocities by the Zionist regime, by Israel,
जब मैं इसराइल के खिलाफ बोल रहा हूँ ना, तो आपको ये समझना चाहिए कि मैं ज़ायनिस्ट लोगों के खिलाफ बोल रहा हूँ जो इसराइली देश के पक्ष में है। जूइश लोगों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से मेरी ज़िंदगी में जितना भी नॉलेज है उसका 30-40% जूइश लोगों की वजह से ही आया है। और इसराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे में तो जितना नॉलेज है वो जूइश लोगों की वजह से ही है। तो जूइश लोग खराब नहीं है, इस देश से प्रॉब्लम है। एनीवेज, ये जूइश लोगों का नाम ले दिया है, इसराइल का नाम ले दिया, तो वैसे भी यूट्यूब में वीडियो चलना नहीं है, इसलिए आप पे है, आप करें शेयर तो चल जाएगा। Just against my country, but in the whole region, we are now facing a crisis. The people are facing a crisis that we need to put it behind ourselves. Our commanders were off duty. They were spending the night at their homes with their families, but they were killed. वो बोल रहा है कि हमारे कमांडर ड्यूटी में नहीं थे जब उनको मारा गया। बात तो सही बोल रहा है, अगर आपको समझ में आया तो। ड्यूटी में मारे जाएं कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इंडिया पाकिस्तान के सैनिक है, राइट। अब पाकिस्तान का सैनिक अपने घर गया है, अपने बच्चे के साथ खेल रहा है, अगर आप तब उसको मारते हो ना, दैट्स नॉट फेयर। And this is considered a war crime according to the international law. Exactly. Because they were off duty, as I said, or our scientists were also killed and assassinated. साइंटिस्ट को तो आप मार ही नहीं सकते, साइंटिस्ट कॉम्बेटेंट नहीं है, राइट। उसको तो आप मार ही नहीं सकते, वो तो क्राइम है ही है। Along with their families and their wives and their children, they were also killed. Pregnant women, children, they were killed in the atrocities, in the attacks of the Israeli regime. Just because they wanted to kill one single person, they had to demolish and destroy a whole. मैंने कहा था ना, एक आदमी को मारने के लिए इन्होंने बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें गिरा दी। Building, and as a result of this, a lot of innocent people were killed. इसकी वजह से बहुत मासूम लोग मरे। A lot of people were killed. The Israeli regime will not be. There is this crisis, and people were killed. Do you believe the Israeli government tried to assassinate you? उससे पूछ रहा है कि इजराइल गवर्नमेंट ने क्या तुमको असैसिनेट करने की कोशिश की? और अब जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उससे पता चलता है कि इजराइल गवर्नमेंट वांटेड टू असैसिनेट पेजेश्कियान, दे वांटेड टू असैसिनेट खोमैनी आल्सो। उनको पता था कि अगर खोमैनी को गलती से मार दिया ना उन्होंने, तो फिर ईरान जो है वॉर करना ख़त्म नहीं करेगा, एंड दैट्स व्हाट दे वांट। और क्योंकि ईरान वॉर करना ख़त्म नहीं करेगा तो अमेरिका को वॉर में आना पड़ेगा, और यही एक लौती ऐसी स्थिति है जहाँ पे ईरान को हराया जा सकता है। The talks, and stability to the region. I've seen that confirmed anywhere. How are you certain they tried to kill you? Of course, it was not the US that was behind my. देखा, अभी भी वो डिप्लोमेसी खेल रहे हैं वो, लेकिन नहीं, अमेरिका ने मारने की कोशिश नहीं की, इजराइल ने मारने की कोशिश की, और वो नेतन्याहू का नाम लेते हैं। The attempt on my life, it was Israel. I was in a meeting. We were discussing the ways to move. वो बोल रहा था कि मीटिंग में थे तब जाके तब हमला हुआ forward, but amongst the, and as I said, this own agenda. Many Americans are afraid of Iran. You say you're not afraid, but Americans are. ये बात बिल्कुल सही है। टकर कार्लसन बोल रहा है कि मैनी अमेरिकन जो है वो अमेरिका वाले जो हैं वो ईरान से डरते हैं। कारण मीडिया ने बताया कि आपको ईरान से डरना चाहिए। आपका दोस्त रहा है ईरान, अमेरिका की बात दूर है, इंडिया वाले भी ईरान से नफरत करने लगे क्योंकि अमेरिका चाहता है कि आप ईरान से नफरत करें। Afraid of Iran, and they believe that Iran would like to strike the United States with a nuclear weapon. They see video of Iranians saying "Death to America," describing our country as the Great Satan. What is your opinion of that? Should we be afraid of Iran? I believe that this is a very wrong impression that anybody might have of Iran or the Iranians. I would like to वो बोल रहा है कि ये जो आपका इंप्रेशन है हमसे डर का, ये गलत है। मेरे ख्याल से वो यही कहने वाला होगा कि ईरान ने कभी किसी देश पे हमला नहीं किया है पिछले 600-700 सालों में। Remind you that Iran has never invaded another country in the last 200 years. वो बोला 200 साल से किसी पे हमला नहीं किया है, और अमेरिका 2 साल ऐसे नहीं बिताता जब किसी पे हमला न करे। फिर भी एक विलेन लगता है आपको और दूसरा हीरो।
when they say death to the United States, it doesn't mean death to. ओके ये बहुत बड़ा इशू है अमेरिका में कि ईरान वाले डेथ टू यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स डेथ टू यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब क्या पता है आपको? एग्जैक्ट वर्ड आपको पता है? यूनाइटेड स्टेट्स या फिर अमेरिका मुर्दाबाद. इतने में अमेरिका वाले सोचते हैं कि एक्चुअली मारना ही चाहते हैं वो. भैया नारा है और क्यों ना हो. उस देश का एक आदमी जो डेमोक्रेटिकली चुना गया था मोसादेक, उसको हटाया इन लोगों ने, अमेरिका वालों ने. पता है क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि जो तेल का पैसा है ना उसके देश के लोगों को मिले, ना कि ब्रिटिश कंपनियों को मिले. ठीक है, उसको हटा के इन्होंने उनके ऊपर एक शाह डाल दिया, एक राजा डाल दिया जो अगले 19 साल तक राज करता रहा ब्रूटल तरीके से. तो क्या अमेरिका ने गलत नहीं किया? ईरान के साथ किया है. उसके बाद इनने सैंक्शन डाल दिए. सैंक्शन में बच्चों की दवाई तक सैंक्शन के अंदर थी. तो क्या आप चाहते हैं कि आप उम्मीद करेंगे कि ऐसे देश से ईरान वाले बहुत मोहब्बत करेंगे? नहीं, बोल देते होंगे अमेरिका मुर्दाबाद. और यही बात अमेरिका कॉपी करके ले के जाता है. बोला देखो डेथ टू अमेरिका बोल रहे हैं, आपको नफरत करनी चाहिए इन लोगों से क्योंकि ये डेथ टू अमेरिका बोल रहे हैं. वो क्यों बोल रहे हैं इस पे नहीं जाने की जरूरत नहीं है. They don't mean death to the people of the United States or even to the officials of the United States. They mean death to crimes, death to killing and carnage, death to supporting killing others, death to insecurity and instability. This is, have you ever heard that an Iranian? वो बोल रहे हैं कि कभी आपने सुना है कि ईरानी व्यक्ति यहाँ ईरान से गया और अमेरिका में हमले कर दिया, आतंकवादी हमले? नहीं ना. पर ये जरूर सुना होगा कि इजराइल ने हमला कर दिया ईरान के अंदर. तो आतंकवादी कौन है? Killing an American? Have you ever heard that? मैं बस इम्पोर्टेंट पार्ट कवर करना चाहता हूँ. Bullying to that the American. Has Iran ever backed an assassination attempt against Donald Trump? ओके, इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए और सब ये बात फैला दी कि भाई ईरान ने किया है दोनों असैसिनेशन अटेम्प्ट. इसको कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, राइट? ईरान का सिंपल सी बात आपको समझना होगा इस चीज़ को थोड़ा सा डीप में जाके. एक आदमी है डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव के पहले बोल रहा है कि मैं ईरान से बात करूंगा. दूसरा आदमी है बाइडन और कमाला हैरिस जो बोल रहे हैं हम ईरान से बात नहीं करेंगे. तो एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप के तो पक्ष में होगा ना ईरान, उसके खिलाफ तो नहीं होगा. उसको मरवाएगा क्यों? और क्या ऐसे चूतियापे वाले अटेम्प्ट करेगा जैसे उन्होंने किए, राइट? जहां मारना भी नहीं था पर दिखाना भी था कि मारना चाह रहे हैं और ईरान पे कर दिया. तो बोला कि नहीं भैया हमारे से कोई लेना देना नहीं है. This is actually what Netanyahu is trying to insinuate and to make your people or the president of your country to believe. But this is wrong because Netanyahu, as I said, has its own agenda. It wants to drag the U.S. into forever wars, as I said, and to bring more insecurity, instability, and unrest to the whole region. There are some large number of Iranian nationals living in the United States. Some have said they are, quote, sleeper cells. They are terrorists who are acting at the command of your government. Would you right now make a statement? वो बोल रहे हैं कि ईरानियन लोग जो बड़ी संख्या में अमेरिका में रहते हैं क्या वो आपकी गवर्नमेंट के स्लीपर सेल हैं? तो इसका जवाब सुनना बहुत अच्छे से देगा वो. To Iranian citizens living in the United States not to commit acts of violence in the United States. You see, these things you're telling me, this is the first time I'm hearing them. ये स्लीपर सेल वाली प्योर बकचोदी है. इंडिया वाले भी बहुत सारे लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि वो स्लीपर सेल है. एक्चुअली ईरान में जो ईरानियन रहते हैं ना, सॉरी अमेरिका में जो ईरानियन रहते हैं ना, वो शाह के पक्ष वाले ईरानियन है. वो तो इनसे बहुत नफरत करते हैं. From you or from anybody. You know, the Iranians are known for their knowledge. To be honest, Iranians are very knowledgeable people. हाँ, जैसे कि फंडामेंटलिस्ट यहाँ पे हैं, चूतिए हर धर्म में होंगे. आप देखिए, धर्म ना आपको एक धर्म का पालन करना सिखाता है, बट धर्म का एक पार्ट होता है जहाँ पे वो दूसरे धर्म से नफरत करना सिखाने लगते हैं. ये धर्म के जो ठेकेदार दलाल होते हैं ना, ये हर देश में हो, ठीक है ना. एक हिंदू इन दलालों के चक्कर में आके कुछ गड़बड़ कर दे, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि दुनिया के सारे हिंदू वैसे ही. ठीक है, ठीक वैसे ही मुसलमानों के लिए आप लेके चलो. For their science, for their courtesy, for being civilized. Have you seen otherwise from them? Any other kind of behavior from them, or any violent behavior? Has anybody ever seen? वो एक बार फिर से बोल रहा है कि क्या ईरानियन ने कभी हमला किया अमेरिका में जाके आतंकवादी वाला? नहीं किया, तो फिर आप ये कैसे बोल सकते हैं? Seen anything from them? Yeah.
commercial relations with Israel and reputedly bought weapons from Israel. What happened? ओके, यहाँ पे टगर कार्लसन पूछ रहा है कि हमको जहाँ तक पता है पहले इजराइल से आपने हथियार भी खरीदे थे, तब तो दोस्ती थी आपकी, अब दुश्मनी क्या हो गई? मैंने आपको सिंपल होता है, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ इजरायली गवर्नमेंट कि भाई सद्दाम ज़्यादा खतरनाक है इसलिए ईरान की मदद करो। अब जब ईरान खतरनाक हो रहा है तो ईरान को दबाओ, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। हाँ, कभी ईरान वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी इजराइल वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट जो CIA के डॉक्यूमेंट अनकवर हुए हैं, इवन विकीलीक्स में हुए हैं और बाकी जो नेचुरल तरीके से भी अनडिस्क्लोज्ड हुए हैं, उससे पता चलता है कि बाकायदा हथियार दे रहा था ईरान को इजराइल। तो इस बात को हम यही छोड़ते हैं, आगे बढ़ने देते हैं। Can you imagine at the end of the diplomatic exchange with the United States a world in which American companies invest again in Iran, sanctions are lifted? ओके, अमेरिका के लिए पता है आपको अच्छे रास्ते का मतलब क्या है? अच्छे निगोशिएशन का मतलब ये है कि हमारी कंपनी आपके देश में आके इन्वेस्टमेंट करें, आपके देश से पैसा कमाएं। ईरानी, मैंने आपको कहा ना, पॉलिटिशियनों में एक हरामी तत्व होता है जो पता होता है उनको कि किसको क्या चाहिए। पेजेशकिन को भी ये पता है कि अमेरिका ठीक है इजराइल के पक्ष में बहुत ज़्यादा है, बट जिस दिन वो हमसे ज़्यादा पैसा कमाने लगेंगे ना, हमारे पक्ष में आ जाएंगे। इसलिए वो बोलते हैं भाई कोई वो नहीं है, आप आओ और बिजनेस करो, ऐसे ही बोलेगा आई गेस। There is peace in the region. Is that your goal? And do you think it's possible? You know, from the very beginning of my administration, I first tried to have the domestic solidarity and unity, further unity amongst the Iranian people. Then we tried to have better relations with our neighbors, neighboring countries. वो इसलिए बोल रहा है कि पहले हम घर के अंदर अच्छे रिश्ते चाहते हैं, फिर अपने दोस्तों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, नेबर्स से, उसके बाद हम अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते चाहते हैं, वो आके हम यहाँ इन्वेस्ट करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे प्रॉब्लम है बट वो बोलेंगे नहीं। Of Iran, and then I had this talk with His Eminence the Supreme Leader of Iran, and during which His Eminence emphasized that there is no limitation and there is nothing preventing the U.S. investors to come to Iran and to make investments in Iran. Even मतलब कोई चीज़ रोक नहीं रही है अमेरिका के लोगों को ईरान में इन्वेस्ट करने से, एक चीज़ रोक रही है इजराइल। presently लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से जितना आपको बताना था मैंने बता चुका है। business people and investors. Mr. President, my final question: if we wind up in a broader war, could you expect assistance from Russia and China, military and economic assistance from your allies, Russia and China? देखिए, यही बात ना शायद मेरे फादर ने कही थी कि क्या ईरान का साथ देंगे चाइना और रशिया। तब भी मैंने उन्हें यही कहा था कि वो अंदर से थोड़ा बहुत पैसा दे सकते हैं, थोड़ा बहुत हथियार दे सकते हैं, बट खुल के वो सामने नहीं आएंगे। ठीक है, रशिया के अपने कारण है, चाइना के अपने कारण। चाइना का सबसे बड़ा ग्राहक अमेरिका है, रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन की ज़्यादा मदद अमेरिका करे। ठीक है, दोनों के अपने कारण है। डिप्लोमेसी वैसी नहीं होती है जैसा दुनिया को लगता है। आपको एक परत उधेड़ के देखना पड़ता है कि उसके पीछे क्या है। We have always put our trust in God, and in God we trust, and we are capable enough to defend ourselves and to stand on our own 2 feet and to defend our country, our territorial integrity to the last drop of our blood. As I have said again and again, we don't want wars, we don't want to develop a nuclear weapon, and this. ठीक है, वो एक बार फिर से क्लियर कर रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहते। खैर, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, मेरा मानना था कि कुछ चीज़ें जो मैं इस इंटरव्यू के बहाने आपसे कर सकता था तो वो बताने की मैंने कोशिश की। अगर आप इस चैनल में बने रहेंगे तो आगे भी हम दूसरी मुद्दों में बात करते रहेंगे फॉरेन अफेयर्स को लेके। ठीक है, और मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देख कर उठेंगे तो आपका पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा, और ये भी वादा है मैं कम से कम आपको ये तो तय कर दूंगा कि आप चूतिया ना बने। ठीक है, अपने घर का अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए, नॉलेज ही एक लौती ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है।